नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। 2009 एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार कानून पास हुआ। मतलब ये कि शिक्षा देश के हर बच्चे का कानूनी हक या मौलिक अधिकार बन गई। इस कानून के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि हर निजी स्कूल को कुल छात्रों का कम से कम 1/4 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों का होना चाहिए। इसके बाद 2017 में इस कानून में एक और संशोधन किया गया। इस संशोधन का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना था। इस संशोधन के जरिए यह व्यवस्था की गई कि 2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन अभी तक शिक्षा का अधिकार कानून जमीन पर बहुत कारगर नहीं दिखाई दे रहा है। हाल ही में गैर सरकारी संस्था RTE फोरम के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि मात्र 8% स्कूल RTE के नियमों के हिसाब से छात्रों को दाखिला दे रहे हैं। इस अध्ययन में और भी कई बातें सामने आई हैं। मसलन जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है, अभी भी 20% शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं। यह कानून ज़मीन पर कारगर क्यों नहीं है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अम्बरीश राय राष्ट्रीय संयोजक हैं RTE फोरम के। अनुराग कुंडू सदस्य हैं दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंदिरा यादव पूर्व निदेशक हैं शिक्षा विभाग दिल्ली की, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीता यादव जी। लेकिन अम्बरीश राय जी, क्योंकि आपकी संस्था ने ये सर्वे किया है, ये अध्ययन किया है, कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से 2009 में जब ये तय हो गया कि हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लेकिन वो अधिकार ज़मीन पर लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ 8% कंप्लायंस है इस कानून का? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कानून बन के आया था और 2010 में लागू हुआ था, तो हम लोगों ने ये बात उठाई थी कि किसी भी कानून को, जो कानून देश के 25 करोड़ बच्चों को कवर करता है, 55 लाख टीचर हैं, जो अभी 13 लाख वैकेंसीज हैं उसमें, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1.5 मिलियन तो गवर्नमेंट स्कूल है, फिर प्राइवेट स्कूल हैं। तो ये इतना बड़ा कानून, इतने सारे बच्चों को समेटने वाला कानून, इसको लागू करने के लिए जो एडुकेट फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो चाहिए। और ये बड़ी खामी थी कि जब कानून आया था तो उसमें कोई फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच नहीं था। हालांकि उसके कैलकुलेशन हुए थे। नीपा ने भी कैलकुलेट किया था कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी 5 साल तक, और कई और तमाम लोगों ने इस पर अपना सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि अगर एडुकेट फंडिंग इसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी, इस कानून के साथ, तो ये कानून लागू नहीं हो पाएगा। अब मुश्किल ये है कि 8 साल तक किसी भी सरकार ने इस कानून में जो ज़रूरत के पैसे हैं, कितना फंड लगेगा, कितनी फंडिंग लगेगी, महंगाई को देखते हुए, वो किसी ने भी अभी तक कैलकुलेशन इसका किया नहीं। और ये पूरा कानून, इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सर्व शिक्षा अभियान की है। SSA इज द व्हीकल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT। तो SSA के लिए जो पैसे चाहिए इस कानून को लागू करने के लिए, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, और ये हमेशा अंडर फंडेड रहा। फंड की हमेशा कमी रही। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट होगा, टीचर्स नहीं होंगे। अभी आप देखिए कि 8% देश में स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर स्कूल है, एक अध्यापक उनको चलाता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत क्राउडेड है, क्लासरूम क्राउडेड है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ये सब बातें हैं। और टीचर्स जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट है, कंपोनेंट है इस स्कूली व्यवस्था का, और टीचर की जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं। इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि हर 30 बच्चे पे एक अध्यापक कम से कम हो। प्राइमरी लेवल मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अनुराग कुंडू, ये बात हमने देखी है कि जब आप कोई कानून में बदलाव करते हैं, आपने राइट टू एजुकेशन देने का फैसला किया, उसको मौलिक अधिकार बनाने का फैसला किया, जाहिर है कि शायद जितने पैसे की ज़रूरत थी अभी उतना पैसा नहीं दिया गया। लेकिन सिर्फ पैसा देना एक शायद वजह नहीं होगी, और भी कई वजह होंगी। जैसे जो निजी स्कूल हैं उनको भी ये कहा गया कि आपको 25% कम से कम ऐसे बच्चों को दाखिला देना होगा जो गरीब परिवारों से आते हैं। और इस कानून में ये भी व्यवस्था की गई कि आप बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं कि वो टेस्ट में फेल हो गए या उनके कागज़ पूरे नहीं हैं। इन बातों का भी ख्याल इस कानून को बनाते वक्त रखा गया था। उसके बावजूद ये टाल मटोल का रवैया क्यों होता है? देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ जो अम्बरीश जी ने जहाँ पॉइंट छोड़ा।
कि सर्व शिक्षा अभियान ने ये कैलकुलेशन करी 2015-16 में कि हमको कितना पैसा लगेगा ये 25% के प्रोविजन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जी। उन्होंने 50,000 करोड़ की मांग की भारत सरकार से, मिला 22,000 करोड़। जी। 2016-17 में मांग करी 55,000 करोड़ की, मिला 22,500 करोड़। तो लगभग 55 से 60% तो एलोकेशन भारत सरकार ने की ही नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। किसी भी कानून की इंप्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन होना जरूरी है। नोटिफिकेशन में लिखे होंगे नियम क्या है, कागज क्या लगेंगे, टाइमलाइन क्या होंगी, किसके पास ग्रीवेंस जाएगा, कौन हैंडल करेगा, बाकी सारे जो प्रोविजंस हैं। हमारे देश में 5 राज्यों ने आज तक नोटिफाई नहीं किया है। मैं बड़े राज्यों का नाम लूं तो गोवा और तेलंगाना 2 राज्य हैं जिन्होंने आज तक नोटिफाई नहीं किया है। 15 राज्यों ने, अभी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन उठा था पिछले सेशन में कि कितने बच्चे एडमिट हुए सेक्शन 12(1) से, यानी EWS प्रोविजन के अंडर में। 15 राज्यों ने लिख के भेज दिया नॉट एप्लीकेबल। तो 15 राज्यों में तो इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही, शुरुआत ही नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए और ऑलमोस्ट सारा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। तो 15 राज्य तो लिख के भेज रहे हैं नॉट एप्लीकेबल और 5 राज्यों ने तो नोटिफाई नहीं किया। तो आपका देश का 2/3 हिस्सा तो इसी में आ गया। तो ये दूसरा कारण है। तो पैसा पहला कारण, दूसरा कारण सरकार नोटिफाई करे पहले तो जी, जो तकनीकी जरूरत है वो पूरी बिल्कुल। नोटिफाई नहीं करेंगे तो प्रोसीजर कैसे पता चलेगा, कहाँ अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, किसके पास अप्लाई करना है, अगर कोई तंग करे तो कहाँ जाना है, कौन रिजॉल्व करे, कैसे रिजॉल्व करेगा। जी। तीसरा एक जो बड़ा कारण है वो है जागरूकता का। शहरों में तो फिर भी दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, बैंगलोर जैसे शहर में एक लार्जली काफी हद तक अवेयरनेस बढ़ गई है अपने अधिकारों को लेकर। लेकिन इन 8-7 शहरों के अगर बाहर निकलें तो लगभग अवेयरनेस लेवल्स काफी डिसमल हैं। जैसे राजस्थान के सिस्टम्स काफी रोबस्ट हैं इस प्रोविजन को लेकर, लेकिन फिर भी अवेयरनेस इतनी कमजोर है कि 50% सीटों पर एप्लीकेशन नहीं आती। तो वो तीसरा एक मोटा कारण है। और जब अवेयरनेस भी होती है तो जो रेजिस्टेंस है प्राइवेट स्कूलों से, एक कारण ये हो सकता है कि रिइंबर्समेंट सरकार देती नहीं है या देती टाइम पर नहीं है, एक लेजिटिमेट वो कंसर्न हो सकता है। लेकिन दूसरा एक बड़ा कंसर्न है कि एज अ सोसाइटी हमने ढंग से इंटरनलाइज नहीं किया कि डाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है। हम एक बड़ी ही क्लास बेस्ड एलिटिस्ट सोसाइटी है। वी टेक प्राइड, मतलब हम प्राइड मानते हैं एलिटिस्ट होने में। तो एज ए सोसाइटी वो कल्चर हमें चेंज करने की जरूरत है कि मेरा बच्चा और मेरे ड्राइवर का बच्चा साथ पढ़ेंगे तो ये गर्व की बात है, ये शर्म की बात नहीं होगी किसी भी देश के लिए। इंदिरा यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा जहां से अनुराग ने छोड़ा वहीं से मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन जो कानून बना था उसमें इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि 1 से 3 किलोमीटर के भीतर स्कूल उपलब्ध होना चाहिए, कोई किसी भी कारण से आप मना नहीं कर सकते हैं दाखला देने के लिए। और बात ये हुई थी जब आप उसको 2017 में उसमें संशोधन किया गया तो कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा सारे अध्यापकों को। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे बता रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है राइट टू एजुकेशन कानून के तहत, जो गरीब तबके के बच्चों को ये उम्मीद बंधी थी कि वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, वो भी जहां बाकी बच्चे पढ़ते हैं, बाकी तबकों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन परिणाम ये आ रहा है कि उनको दाखला तक नहीं मिल रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता तो फिर दूर की बात है। अपने से पूर्व 2 वक्ताओं की बात सुनी है जी। उन लोगों ने जो समस्या सामने रखी है उससे मुझे एक अजीब सी वैसे महसूस हो रहा है कि हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को क्या कहीं EWS का पर्याय मान लिया है क्या? केवल यही तो नहीं है उसका मकसद। देखिए, आपने जो अंतिम मुझसे प्रश्न किया है वो सबसे रेलेवेंट है जी, कि क्या हम गुणवत्ता और शैक्षिक गुणवत्ता उससे दूर तो नहीं हो गए? क्या पहले ये उम्मीद की जाती थी कि ये एक्ट आने के बाद गरीब आदमी ये महसूस करेगा कि भाई मेरे बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो भी कहीं आगे जाके कॉम्पीट कर सकता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। देखिए, ऐसा है कि हमने सबने EWS में बच्चे भेजने के बाद हमारी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। वो वहां कैसे इंटीग्रेट होते हैं, वो कहीं बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं है कि और भी पहले से भी ज्यादा कहीं डिमोरलाइज फील करते हों, उनको न लगता हो अच्छा, वो पहलू बहुत आवश्यक है। और मैं नहीं चाहती, उनमें एडमिशन होना चाहिए इनका, लेकिन सरकारी विद्यालयों में जब तक बहुत अच्छी शिक्षा, और शिक्षा से कभी ये नहीं है जरूरी कि कहीं बहुत अच्छी डिग्री वाला अध्यापक ही कराएगा,
देखना यह है कि कक्षा में अध्यापन के लिए अध्यापक को वक्त कितना मिल रहा है, उसका बच्चे से क्या इंटरेक्शन है, वो बच्चे से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है और कितना समय दे पा रहा है। छोटे बच्चे को समय चाहिए। और राइट टू एजुकेशन जब आया था तो 1 से 14 साल के लिए, मतलब बुनियाद, जो शिक्षा की बुनियाद थी उसकी बात हुई थी। ये कुछ ही चीजों में उलझा के रख दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, नहीं तो गरीब बच्चा और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा महरूम रह जाएगा अच्छी शिक्षा से। हो ये रहा है कि हम 1-2 पॉइंट्स को लेकर के उसकी बात कर लेते हैं कि भाई अध्यापकों को वो नहीं मिली ट्रेनिंग, आज अध्यापक कम हैं। जहां अध्यापक हैं, जहां वो ट्रेंड भी हैं, क्या वहां पहले के मुकाबले शिक्षा में कुछ बेहतर मिल रही है? क्या वो बच्चे पहले से बेहतर निकल रहे हैं? क्या वो 5वीं, 6ठी या 8वीं या 10वीं के बाद इस लायक हैं कि वो बोर्ड की परीक्षा से निकलकर उन्हीं बच्चों के साथ compete कर सकें जो IIT में जाते हैं, जो इसमें बढ़िया कॉलेजेस में जाते हैं? ये देखने की बात है। असली मुद्दे से हम हटे नहीं। असली मुद्दा यही था कि भारत में जहां तक हो सके, बहुत सपने नहीं ले सकते, हम ओवर एम्बिशियस भी नहीं हो सकते, लेकिन हम इतना जरूर करें कि हर बच्चे को समान अवसर को और ज्यादा हम मुहैया कराएं। जी, उससे हम हट गए हैं। मेरी सबसे निवेदन होती है आजकल, जिससे भी मैं बात करती हूं, कि देखिए ये देख लीजिए कि सबसे कमजोर वर्ग के बच्चे को कम से कम ऐसी शिक्षा जरूर मिले कि वो आगे जाके किसी भी तरह से पिछड़े नहीं। जी जी इंदिरा जी, जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। और अमरीश राय जी, जो इंदिरा यादव जी कह रही हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं कि उसमें जो 25% कमज़ोर तबके के बच्चों को, आर्थिक तौर पे कमज़ोर परिवार के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर उस बात को छोड़ भी दें, जो इंदिरा जी जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं कि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है और जहाँ अध्यापक हैं भी, वहाँ पर जो छात्र और अध्यापक का जो संबंध है, वो किस तरह का रिश्ता वो है, और दूसरा जो गुणवत्ता है उन स्कूलों की, क्योंकि आज कम से कम अगर आप NCR के इलाकों में बात करें तो बहुत कम ऐसे परिवार हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो भी वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल वो भरोसा पैदा नहीं करते हैं समाज के भीतर। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूँगा, इंदिरा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये 25% का मामला ये बहुत एक हिस्सा है इस कानून का, और वो बहुत कम बच्चों की संख्या को कवर करता है। उससे बड़ा मुद्दा है कि हम जो देश का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे सुधारें और उसको कैसे बेहतर बनाएं, ताकि कोठारी साहब ने 66 में जब कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए रिकमेंडेशन किया था तो उन्होंने नेशनल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन की बात कही थी, सो दैट पेरेंट्स नीड नॉट टू लुक एट प्राइवेट स्कूल। अभिभावकों को सरकारी सिस्टम से ही इतनी बढ़िया शिक्षा मिलेगी कि उनको प्राइवेट स्कूल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 64 में एजुकेशन कमीशन, जिसका नेतृत्व कोठारी साहब ने किया, उसने रिकमेंड किया था। ये कानून जब आया था तो लोगों को उम्मीद थी कि हम फिर वो समान शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे और सभी लोगों को सरकार के जरिए ही अच्छी शिक्षा समानता के साथ मुहैया की जाएगी। उसके लिए ज़रूरत थी कि फंडिंग की, उसके लिए ज़रूरत थी क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स की। आपको ताज्जुब होगा कि टीचर ट्रेनिंग के जो 90% इंस्टीट्यूट हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जाते हैं, और जब वहाँ से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आते हैं रिक्रूटमेंट के समय, तो 7% 8% का रिजल्ट होता है। तो अगर हम खराब टीचर प्रोड्यूस करेंगे तो स्कूलों में खराब शिक्षा दी जाएगी। लर्निंग लेवल बढ़ाने का, क्वालिटी बढ़ाने का एकमात्र जरिया है कि क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर आप लाएं, और PTR को जो कानून ने कहा है कि पर 30 बच्चों पर एक टीचर, और मैथ्स के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है, भाषा के टीचर नहीं है, आप कैसे क्वालिटी बिल्ड करेंगे? क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द टीचर। तो टीचर को तैयार कीजिए। सिंगल टीचर स्कूल होगा, क्राउडेड क्लासरूम होगा, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। पहली बार देखिए, इस कानून की खूबसूरती ये थी कि ये कानून 2013 में पूरा कर दिया जाना था। 2015 तक सारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को ट्रेनिंग करके रेगुलर, पहला कानून था जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिराइव हो रहा था, जिसमें कि टाइम बाउंड इसे दिया गया था कि इतने टाइम में आपको पूरा करना है, और वो काम हुआ नहीं अभी तक, और इसीलिए 8% की हम बात कर रहे हैं। ये काम तो 2013 में पूरा हो जाना चाहिए था। 15 तक सारे टीचर ट्रेन रेगुलर हो जाने चाहिए थे, जिसको सरकार ने अभी 2019 तक कर दिया है। इसके लिए आपको जो तैयारी करनी थी, आपको जो सिस्टेमिक चेंज लाना था,
वो एक बहुत बड़ी बात थी जिसको किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आजकल तो राइट टू एजुकेशन कानून की बात ही नहीं हो रही है। अभी एक नई शिक्षा नीति की बात हो रही है। वो शिक्षा नीति अगर इस कानून को, ये कानून पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पारित किया था, जो हमारी कार्यक्रम में में प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है या टीचर्स की ट्रेनिंग का सवाल है वो उनकी प्राथमिकता पर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि वो सरकार करेगी अपनी नहीं, तो वो बजट में दिखाई देना चाहिए ना। अगर आप बजट में उसका प्रावधान नहीं करेंगे। पहले भी कहा कि जितना पैसा उस पर एलोकेट किया जाना चाहिए था उतना शायद नहीं हुआ है। और ये सरकार का कमिटमेंट भी दिखाता है कि आप कितना पैसे का प्रावधान करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग। देखिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी बहुत कमजोर है। अगर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जो इंदिरा जी कह रही है कि क्लासरूम में आप क्या पढ़ाते हैं, टीचर समय से आते हैं कि नहीं, एब्सेंटिज्म पर कोई कंट्रोल है कि नहीं है, ये सब चीजें जो है मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए हो सकती है और उसको आप कीजिए। और दूसरा, टीचर्स को सपोर्ट सिस्टम भी दीजिए। हमारा सपोर्ट सिस्टम सब पैरालाइज हो गया है। टीचर को कोई भगवान के घर से जानकारी नहीं मिलती, उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा। उसके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। ये काफी रिगर है, जिस रिगर से सरकार बच रही है और उसको धीरे धीरे अब प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की कोशिश हो रही है। पीपीपी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से स्कूल्स को हैंडओवर करने की कोशिश की जा रही है, जो ठीक नहीं है। जी अनुराग जी, जो हमारे दोनों मेहमानों ने, इंदिरा जी ने और अमरीश जी ने जो बातें उठाई हैं उसमें कई पॉइंट सामने आए हैं। ये बात सही है कि भारत एक बड़ा देश है और जैसा अमरीश जी कह रहे थे कि 2013 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर 2019 तक भी हो जाएगा तो वो भी एक मेरे ख्याल से बड़ी उपलब्धि होगी। जो हमारा देश है और जो अभी शिक्षा और स्कूलों की हालत हमारे सामने आ रही है, कोई उम्मीद बनती है आपको? और क्या क्या किए जाने की ज़रूरत है? जैसा अमरीश जी ने कहा कि निगरानी, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसी क्या मजबूरी है कि कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक इसको लागू ही नहीं किया, नोटिफाई ही नहीं किया है? देखिए, इन बहुत सारे समस्याओं के निवारण हमारे आसपास है। हमें सिर्फ अपने आसपास के मॉडल्स को समझने की ज़रूरत है और ढंग से समझकर अपने संदर्भ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैं छोटे छोटे 2-4 उदाहरण दूं। अमरीश जी ने बजट का जिक्र किया। अगर मैं एवरेज आउट औसतन कर लूं भारत में, तो राज्य सरकारों का लगभग 12 से 13% बजट जो होता है शिक्षा के लिए होता है जी। और दिल्ली सरकार का लगभग 26% बजट जो है वो शिक्षा के लिए है जी। तो उस लगभग दिखाता है, जब एक सरकार 60,000 रुपये सालाना खर्च करती है अपने हर बच्चे पर, वो एक शुरुआत है। सिर्फ पैसा खर्च करना सफिशिएंट नहीं, लेकिन पैसा खर्च करना एसेंशियल कंडीशन है। ये एक चीज़ है। दूसरा, जो सर ने मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग के साथ सपोर्ट की बात करी, इसके भी हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान ने इसका जवाब 15 साल पहले दिया था, जब उन्होंने सीआरसी का सिस्टम बनाया। सीआरसी का सिस्टम क्या है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स का, कि टीचर्स टीचिंग करेंगे, एक कार्डर होगा जो टीचर्स को ऑब्जर्व करने जाएगा क्लासरूम में, जब वो एक्शन में होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और जब कुछ स्ट्रेंथ होंगी और कुछ वीकनेसेस होंगी, उनके साथ बैठकर उनकी ट्रेनिंग नीड्स को फुलफिल करेगा, सपोर्ट करेगा वो कार्डर। लेकिन हमने सीआरसी की क्या किया? हमने सीआरसी को हमने डेटा कलेक्टर बना दी, जो विद्यालय जाते हैं और टूटी हुए दरवाजे सिर्फ गिन के वापस आ जाते हैं। ये मोटे तौर पे सीआरसी काम है। जब दिल्ली सरकार में ये सवाल उठा 2 साल पहले कि हम अपने टीचर्स को सपोर्ट कैसे करें, लेकिन सारे मॉनिटर भी कैसे करें, तो हमने एक नया कार्डर बनाया कॉल्ड मेंटर टीचर्स, जिसमें 220 मेंटर टीचर कार्डर बना। हर मेंटर टीचर को लगभग 5 स्कूल मिले, जिनका काम फुल टाइम सिर्फ ये है कि आपने एकेडमिकली विद्यालय ध्यान से विजिट करके समझना है कि क्या प्रोसेस चल रही हैं, कहां बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, उनको कंटिन्यू करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है बाकी विद्यालयों में, और जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है या कमियां रह गई हैं, उनको ट्रेंड्स को समझकर एक बड़े स्तर पर और अपने स्कूल पे लोकल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने हैं, टीचर्स के साथ, स्कूलों के साथ, पेरेंट्स के साथ काम करके। जब ये कार्डर हुआ, और जैसे असर की हर साल रिपोर्ट आती है, हमारे 50%, 55% बच्चे पढ़ नहीं पाते। दिल्ली का भी सेम हाल है। जुलाई 2016 की हमारी इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि छठी के 74% बच्चे अपनी कक्षा की हिंदी किताब नहीं पढ़ पाए। उसके बाद हमने ई चाइल्ड कैन रीड कैंपेन शुरू किया, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी इज नॉट सफिशिएंट, बट रीडिंग एबिलिटी इज स्टार्टिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी ऑफ एजुकेशन। तो उस रीडिंग कैंपेन के जरिए हमने सिर्फ 36 वर्किंग डेज में 98,311 बच्चों को उनकी कक्षा की हिंदी किताब
पढ़ पाए इस लायक बनाया। और जब बच्चा रीडिंग कर पाता है तो वो विज्ञान से, वो गणित से, वो सामाजिक विज्ञान से भी एंगेज कर पाता है, उसको समझ बन पाती है कि क्लास के अंदर हो क्या रहा है। एंड जब ये छोटे छोटे जब हम मॉडल समझेंगे, राजस्थान ने टॉप किया है नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, जो भी पिछले हफ्ते रिलीज हुआ। तो हमें समझने की जरूरत है कि राजस्थान ने ऐसा क्या किया, कौन कौन सी जगह जगह स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन थी जिससे राजस्थान ने उसमें सुधार दिखाया। जी अनुराग, क्योंकि समय की कमी है, मैं इंदिरा जी के पास एक बार जरूर जाना चाहूंगा। आप संक्षिप्त में इंदिरा यादव जी, जो अनुराग कह रहे हैं कि जैसे राजस्थान की वो बात कर रहे हैं या दिल्ली के उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कई राज्य हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इस मामले में, बल्कि बहुत खराब प्रदर्शन है कई राज्यों का। अभी हमने देखा कि स्वच्छता के मामले में और कई और मामलों में राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, स्टार रेटिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब शिक्षा का मामला आता है तो बहुत कम भारत के राज्य हैं जो बहुत बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर स्कूली शिक्षा की बात करें, चाहे वो बच्चों को स्कूल में लाने की बात हो या शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात हो, कहां पर कमी है और क्या सुझाव देना चाहेंगी? थोड़ा संक्षेप में इंदिरा जी। देखिए, कमी ये है कि हमारा इस समय देश बहुत पॉपुलिस्ट सरकारों से गुजर रहा है जी। बहुत दिनों से ये चल रहा है, मैं आज की बात नहीं करती, 25-30 वर्ष से, और सब देशों में होता है ये। इसमें क्या है कि वो वर्ग जो बहुत ज्यादा काम नहीं आता सरकार बनाने में, उसको हर चीज से वंचित रखा जाना बहुत स्वाभाविक है। ये वही वर्ग है जो बच्चे नहीं सीख रहे हैं, स्कूल में कभी आते नहीं या आते हैं तो सीखते नहीं, वो वही वर्ग है जिनके दोनों माता पिता वर्किंग हैं, काम में जुटे हैं, उनको इस बात की फुर्सत नहीं, रोटी जुटा रहे हैं, रोटी के बाद पढ़ाई का नंबर आएगा। लेकिन जो सरकारें आगे आ रही हैं, उन्होंने उन बच्चों का जुम्मा लिया है। कहीं असर की हर वर्ष की रिपोर्ट को कोई भी राज्य यदि सीरियसली लेगा, गंभीरता से लेगा, तो समझ जाएगा कि जब पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो सीखेगा कैसे। जी। सीखने के लिए बहुत से माध्यम है, जीवन है, जीवन से भी मनुष्य सीखता है, लेकिन किताब से आगे पढ़ना, गणित सीखना, विज्ञान सीखना, सामाजिक परिवेश को समझना, वो पढ़ने से आएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है सभी राज्यों को कि हम मूलभूत, जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा एक फ्लुएंटली पढ़ना और एक लिखना और एक जोड़ कर लेना, घटा कर लेना बहुत आसानी से शुरू में बच्चों को सिखाया जाए, वो कभी नहीं पिछड़ेंगे। बाकी चीजें तो बच्चे का जितना मस्तिष्क है, जितना कैलिबर है। आपको मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आखिर में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो कानून बना था वो एक बेहतरीन कानून बना, जिसने भारत के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया और भारत देश के लिए और भारत देश के नागरिकों के लिए शिक्षा एक बेहतर भविष्य की गारंटी हो सकती है। उसके लिए गंभीर कदम उठाने की ज़रूरत है। यह ज़रूर है कि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पर उस कानून को लागू करने में कुछ समय लग सकता है और जितना पैसा शायद खर्च करने की ज़रूरत है उतना पैसा अभी खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि पहली चुनौती यह है कि बच्चे स्कूल तक पहुँचे, उतने स्कूल हों और स्कूलों में उतने अध्यापक हों। कम से कम जो 30 बच्चों पर एक अध्यापक की अनिवार्यता रखी थी उसको कम से कम पूरा किया जाए। तो पहली शर्त है कि बच्चे स्कूल तक आ पाएं और उसके बाद गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उनको मिल पाए। इसी उम्मीद के साथ कि ये कानून ज़मीन पर लागू होगा और जिस नीयत और जिस मंशा के साथ ये कानून बनाया गया था वो मंशा और वो नीयत पूरी होगी। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।